अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मुज़म्मिल रफ़ी ख़ान और आप इस वक्त मुझे मकान शॉप के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जिस पे हम आपके लिए सोसाइटी अपडेट्स, इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं रियल एस्टेट पर, उसके जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनके इंटरव्यूज़ लेकर आते हैं ताकि आप तक सही और अथेंटिक मालूमात जो है वो पहुँच सके। आज मैं मरी में मौजूद हूँ और मेरे साथ M&M बिल्डर्स के जो CEO हैं काशिफ़ मुश्ताक साहब, इनके पास हम आए हैं। और इस प्रोजेक्ट में आपको मैं बताता चलूँ कि कुछ महीने पहले मैंने जो विज़िट किया था, उस टाइम इसका पाइलिंग का जो काम था वो चल रहा था और अब आके हमने ऑब्ज़र्व किया है कि काफ़ी और नई अपडेट्स हो चुकी हैं और इस सिलसिले में हम काशिफ़ साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तो का सर शुक्र। ये तो माशाल्लाह आपने कुछ माह के अंदर ही बड़ा ज़बरदस्त आपने तो काम खींच दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का शुक्र है जी। हम पिछले अगर 4-5 माह की प्रोग्रेस का जिक्र करें तो हम पाइलिंग से, जैसे आप जी जी। कह रहे हैं कि पाइलिंग पे आप पहले जब आपने देखा हम्म, तो पाइलिंग के बाद इसका राफ्ट का एक फेज़ था। फेज़ था। सही। उसमें राफ्ट करने के बाद फिर हमने इसकी फर्स्ट फ्लोर की छत डाली, उसके बाद सेकंड फ्लोर की, और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड फ्लोर ठीक की है। छत के ऊपर काम कर रहे हैं। सही। तो ये हमने पिछले तकरीबन 5 माह में, 4 से 5 माह में डे एंड नाइट इसके ऊपर काम किया है सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये प्रोग्रेस आपके सामने है इसकी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह का तो सर शुक्र। ये जैसे अब हम देखते हैं कि मरी में और भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। जी जी एक तो क्योंकि पहाड़ी इलाके की जो कंस्ट्रक्शन है वो एक मैदानी इलाका है, जो लेवल है जी जी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन जैसे हम देखते हैं इस्लामाबाद वगैरह में, जी या इसके अलावा पंजाब की हम बात कर लें, जी। तो वो ज़रा डिफरेंट होती है। तो ये जो यहाँ की कंस्ट्रक्शन है उसमें कौन सी प्रिकॉशंस होती हैं जिसको अपनाया जाता है, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? इसमें एक तो सबसे पहले ये होता है कि हमारा जो मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन है ना, जी। वो बड़ी टेक्निकली होती है। सही है। क्योंकि ये यहाँ लिफ्टिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को एक जगह अनलोड करना और फिर उसको नीचे लेके जाना, ये काफ़ी टेक्निकल से काम होता है। सही है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन में जो बेसिक हमें हार्डशिप्स होती हैं जो कि मैदानी इलाकों में नहीं होती, जी। वो ये हैं कि यहाँ आपका पहाड़ों के ऊपर जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, पहाड़ी किसी भी इलाके के अंदर, तो उसमें अगर आप स्पेसिफिकली, अगर हम अपने प्रोजेक्ट की बात करें, जी तो क्योंकि हमने जगह ऐसी सेलेक्ट की है कि जो लोकेशन दे आपको जी। जी बिल्कुल। 360 डिग्री व्यू मिले कश्मीर का बिल्कुल। पूरा और सामने पूरा, जी जी। तो वो एक पहाड़ का एज किनारा बन जाता है सही है। ऑलमोस्ट ना। तो वो किसी एज के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना थोड़ा सा ट्रिकी इस तरीके से होता है कि आपने प्रोटेक्शन वर्क भी साथ साथ करना होता है, यानी कि आपने जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसकी आपने पेरिफेरीज को भी साथ प्रोटेक्ट करना होता है। तो उसके लिए प्रोटेक्शन वॉल्स की जाती हैं, सोल्जर पाइलिंग की जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये शहरों से ज़रा डिफरेंट टेक्निक्स पे यहाँ काम होता है सही है। कि आप एरिया को भी, सराउंडिंग एरियाज को भी साथ प्रोटेक्ट करते हैं, सही है। बल्कि पहले उनको प्रोटेक्ट किया जाता है ठीक है। और फिर उस जगह पर कंस्ट्रक्शन की जाती है। सराउंडिंग एरियाज़ की बात आपने कर दी तो मुझे इसका ख्याल आ गया कि सर यहाँ पे जैसे NOC हैं, जी डिफरेंट NOCs होते जी हैं, जी क्योंकि एक डिफरेंट। तो आप सोसाइटी में जाते हो, एक NOC आपको जी जी वो जी जी मिल जाएगा सोसाइटी जी की जी तरफ से या CDA या किसी जी RDA जी। की तरफ से। तो यहाँ पे जो NOC हैं उसके कौन कौन से मराहिल हैं और कौन कौन से NOC लेना ज़रूरी है? बिल्कुल ठीक। इसमें सबसे पहले ये बात है कि जो हमारी अप्रूविंग अथॉरिटी होती है ना, वो एक ही होती है, सही है। TM में या म्यूनसिपल कमेटी मरी जिसको अब जी कहा ठीक है। जाता है। तो जो अप्रूविंग अथॉरिटी होती है, ये उसके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपने यहाँ पर तकरीबन कोई 6 डिपार्टमेंट के NOCs रिक्वायर्ड होते हैं। जब रिक्वायर्ड आप होते सबमिशन कर लेते हैं तो सबमिशन के बाद फिर आपने NOC, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का है, उसके बाद 1122 का है, सही है। हाईवे का है, इसी तरह वापडा का है, बिजली गैस वालों का है, अगर गैस की लाइंस आपके पास से गुजर रही हों, तो जितने भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो उन सब के NOCs जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे NOCs लेके इसकी सबमिशन करवा के तो फिर अप्रूवल होती है। सही है। यानी कि जो आपकी अप्रूविंग अथॉरिटी है वो आपके NOCs पूरे हुए बगैर आपको अप्रूवल नहीं देती। सही है। तो हम वो सारी स्टेजेस पूरी करने के बाद, NOCs लेने के बाद, अपनी अप्रूविंग अथॉरिटी से इसका अप्रूवल भी ले चुके हैं सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो NOC एक टेक्निकल, बोला जाने में एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है जी जी। जिसकी लोगों को इस तरीके से समझ आती है कि NOC उस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आप अपना प्लान सबमिट करते यस। हैं अप्रूव करवाने के जी लिए। बिल्कुल। वो आपको फिर बताते हैं कि ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनको NOCs रिक्वायर्ड है। जी बिल्कुल। वो NOCs आप लेने के बाद
तो फिर वो डिपार्टमेंट आपको उसकी अप्रूवल देता है सही कि आप वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। ठीक है। दूसरा सर, अभी अपने हाईवे का भी एनओसी का जिक्र जी कर जी दिया, जी। तो हाईवे की मैं बात करता चलूँ कि आपको इस लोकेशन का ख्याल कैसे आया कि जहाँ से 2 से 4-5 मिनट की दूरी पे मैकडॉनल्ड्स है, ग्लोरिया जीन्स है, ये बिल्कुल मरी से थोड़ा सा साइड पे आपने एक जी कदम है, मरी में ही आता है, लेकिन ये इतनी अच्छी लोकेशन कि आपको मरी के रश में भी नहीं जाना और मरी को आप इंजॉय भी करें। जी, लोकेशन का ये आइडिया इस तरीके से आया कि जब हमने आज से तकरीबन 8 साल पहले अपना फ़ेज़ 1 शुरू किया है ना जी, जी जी गलियात वाली तरफ, जी 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 हेवन हाइट फ़ेज़ 1 जो हम डिलीवर कर चुके हैं, तो उसके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा था कि वहाँ जाना लोगों के लिए, पहुँचना वो बहुत रशी हो गया है। ठीक है। पहले वो लोअर टोपा चौक में फंसते हैं ट्रैफिक में, फिर वो झीका गली चौक में ट्रैफिक में फंसते हैं, फिर वो कुलडन्ना ट्रैफिक में फंसते हैं, उसके बाद वो गलियात की तरफ निकलते हैं और फिर वो बाड़ियाँ पहुँचते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। लास्ट टाइम हमने वो विजिट जी किया जी आपका, और जी। वो मैं जब उसकी रूफ पे गया तो जो एक लोकेशन आपने हाँ वो भी जी, सिलेक्ट की थी, लोकेशन वो भी तो अल्हम्दुलिल्लाह लोकेशन आपने ये भी बहुत ज़बरदस्त सिलेक्ट की है। लोकेशन, हाँ जी, अगर वो हम देखें तो वो एक मेन सिटी में एक किस्म का आपने बनाया हुआ है, सिटी में बनाया जो हुआ उसको है। इंजॉय कर जी जी सकते जी हैं, हर चीज़ करीब ज़रूर जी है जी। लेकिन रश बहुत है। रश बहुत तो है, ये चीज़ रशी एरिया बहुत जी है। जी। तो ये ख्याल वहीं से आया कि एक ऐसा प्लेस जो है ना फ़ेज़ 2 के लिए एक ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जो कि लोगों को ये मरी के रश में ना आना पड़े, लेकिन वो मरी का वेदर, मरी की हाइट, स्नोफॉल और सारी की सारी इंजॉयमेंट्स उनके लिए वही हो जो मरी जो की मरी हैं, की हैं। लेकिन उनको रश में ना फंसना पड़े। तो वो ऑब्वियसली फिर चॉइस जो है वो आपके पास ये एक्सप्रेस वे ही रह जाती सही थी, है। मुजफ्फराबाद वाली। तो ये हमने फिर इस तरीके से लोकेशन सेलेक्ट की, और लकीली फिर जब हम इस प्रोसेस में थे तो 2019 में इस पर से पहले यहाँ पर बैन था एक्सप्रेस सही वे है। पे। सही है। तो 2019 में इन्होंने बैन भी अपलिफ्ट कर दिया, सही। तो ये पॉसिबल हो सका कि इस लोकेशन के ऊपर प्रोजेक्ट काम किया किया जा जा सके। सके। जी ठीक है। बिल्कुल। सर, अभी जैसे हम देखते हैं कि गुज़िश्ता साल जो एक मरी में बड़ा एक नाखुशगवार वाक़या आया था जिसमें बहुत सी जानें गईं, ऑल्दो कि आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है, आइडियल है कि रश में लोग नहीं फंसेंगे, जी लेकिन क्योंकि एक हाई राइज़ बिल्डिंग में पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला है। जी बिल्कुल। तो पार्किंग के हवाले से आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या किया हुआ? पार्किंग में जी हमारे दो असल में इसमें हैं डिफरेंट सेगमेंट्स है पार्किंग के। सही है। एक तो जो हमारी फ्रंट एलिवेशन है जी। वो तकरीबन 350 फीट है। ओके। तो वो 350 फीट बाय तकरीबन ऑलमोस्ट 20 फीट की एक पार्किंग हम इसके फ्रंट के ऊपर दे रहे हैं। ठीक है। और फिर हमने 2 फ्लोर जो है इसके लिए डेडिकेटेड कवर्ड पार्किंग के नीचे सही रखे। है। वो कवर्ड पार्किंग के फ्लोर रखने की वजह ये है कि यहाँ पर स्नोफॉल भी होती है, जी। हेल स्टॉर्म भी होता है जिसको आप ओले कहते ओले हैं कहते हैं। आम जुबान में, और उससे गाड़ियों को काफ़ी नुकसान नुकसान पहुंचता है। तो जितने नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स हैं हमने कोशिश की है कि उतने ही नंबर ऑफ पार्किंग रखी जाए ताकि लोग डे टाइम में भले सामने पार्क कर लें, ऊपर पार्क कर लें गाड़ी फ्रंट साइड पे, लेकिन ओवर द नाइट पार्किंग के लिए वो नीचे अब कवर्ड पार्किंग में लें, ताकि अगर रात को या सुबह किसी वक्त में भी कोई हेल स्टॉर्म या ऐसी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन बनती भी है तो गाड़ियां जो है ना वो महफूज रहें और उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। सही है। तो सर, ये एक तो डेवलपमेंट की अब हम बात करते हैं कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम आया था तो पाइलिंग का काम चल रहा था, फिर आपने बताया ग्राफ्ट भी हो गया, अब ऊपर भी आप फ्लोर रेडी कर रहे हैं जी। तो ये कब तक कंप्लीट करना है इसको? और इसके अलावा मरी के वेदर में हम देखते हैं कि शायद सर्दियों में यहाँ पे काम रोक दिया जाता है जी क्योंकि स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसमें काम जी पॉसिबल नहीं होता। तो आपने, क्योंकि अभी हम नवंबर में हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आगे कितना टाइम जो है वो काम स्टार्ट होगा और ये विद इन ईयर हो जाएगा कंप्लीट या 2 इयर्स होगा, कितना प्लान है? देखिए जी, इसकी कंप्लीशन का जो अकॉर्डिंग टू इसकी टाइमलाइन है वो है मई 2024। ठीक है। 2024 मई तक, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और इसका जो वेदर इफेक्ट है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब हैवी स्नोफॉल होती है, कोई लो से मॉडरेट स्नोफॉल में तो काम बंद नहीं होता, वो चलता रहता है काम जो है ना जी। जब हैवी स्नोफॉल होती है तो उसमें क्योंकि जो कंक्रीटिंग का काम है, बाहर जो मतलब आउटडोर में जो काम होना है वो उस वेदर में करना मुनासिब नहीं है। सही। तो उसको हम टेम्परेली बंद करते हैं, लेकिन उस दौरान भी अंदर, क्योंकि अब तो छतें डल गई हैं जी, तो इसका इंटरनल वर्क होता चलता रहता है। सही। तो अब ऐसी सिचुएशन नहीं है कि इसका किसी वक्त भी 100% काम बंद हो जाएगा। सही है। लेकिन हैवी स्नोफॉल का स्पेल आता है कि लास्ट मिड ऑफ दिसंबर या लास्ट दिसंबर से जनवरी के एंड तक सही। और वो लास्ट करता है तकरीबन फरवरी के एंड तक या मार्च के स्टार्ट तक। सही है। तो आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन
1 से 1.5 माह या मैक्सिमम 2 माह के लिए सही है। काम बंद हो सकता है, वो भी आउटडोर में। उस दौरान भी इनडोर जो है वो काम चलता रहता है। सही। ठीक है, तो ये इसकी सूरत। तो सर जैसे फ़ेज़ 1 हम देखते हैं कि वो उसका माशाल्लाह आपको इतना ज़बरदस्त उसका आपको रिस्पॉन्स मिला कि वो सारा ही सोल्ड आउट कर दिया आपने। जी, तो इसकी बुकिंग के हवाले से क्या कहेंगे? कितने % जो बुकिंग है वो हो गई है या हो रही है? ठीक है, और रिस्पॉन्स आपको लोगों का कैसा मिल रहा है इस प्रोजेक्ट में? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसका रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा है, हुँ। बल्कि इसका रिस्पांस फ़ेज़ 1 से भी बहुत ज़्यादा बेहतर मिल रहा बेहतर है है। ड्यू टू इसकी लोकेशन, लोकेशन। एक्सप्रेसवे के ऊपर होना, और फिर ब्रांड्स का इतना ज़्यादा हुँ। एक्सेसिबिलिटी के अंदर होना जी, जी। कि विद इन 3 किलोमीटर्स के जो हैं वो सारे ब्रांड हैं फूड हुँ। चेन्स के और डिफरेंट किस्म के। सही है। तो इसकी लोकेशन की वजह से, और फिर ये ज़रा कॉन्सेप्ट भी उस फ़ेज़ 1 से डिफरेंट है थोड़ा-सा। इसमें रिज़ॉर्ट की जो का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और फर्निशिंग की जो जी। ब्रांडेड फर्निशिंग का जो कॉन्सेप्ट है, और वो बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है लोगों की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि मोर देन 50% बुकिंग हो चुकी हो है चुकी है। जी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। और बड़े उस स्पीड से मतलब वो बुकिंग हुई है, सही है। हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है। सही है। कॉन्सेप्ट को भी, प्रोजेक्ट के थीम को भी, लोकेशन को भी, उसमें डिफरेंट रीजंस हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग बहुत अच्छी इसकी पेस हो पे रही है। चल रही है और जी। सर अगर हम बुकिंग की अभी बात करें तो इसका जिस तरह पेमेंट प्लान जो है वो इनिशियली जब आपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था डेफिनेटली उस टाइम पे कुछ होगा क्योंकि मटेरियल का रेट भी वेरी कर रहा होता है। जी बिल्कुल। तो उस टाइम का जो रेट था उस पे बुकिंग अच्छी जा रही थी या अब के, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑल्दो के अभी ऊपर गई है, जी जी तो अब बुकिंग अच्छी जा रही है और रेट क्या है? जी, रेट हमने ये स्टार्ट किया था तकरीबन कोई 10,500 से लेके 13,500 की ब्रैकेट में इसको ठीक है। बुकिंग हमने 1.5 साल पहले प्री लॉन्च पे स्टार्ट किया था। ओके। तो 1.5 साल के अंदर अंदर जो है ना, ये तकरीबन अब जो इस वक्त चल रहा है ये कोई 14,000 से लेके तो 18,000 रुपये इसका सही है। रेट चल। सही है। उसमें दो, एक तो हम रिवर्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे काम करते हैं कि हम प्रॉफिट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं बुकिंग की परसेंटेज के साथ। सही। उससे दो फ़ायदे होते हैं कि जो इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं प्रोजेक्ट के या एंड यूज़र्स होते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, एक तो उनको कैपिटल गेन मिलता है और उनको सही है। कॉन्फिडेंस गेन होता जी है, बिल्कुल। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट मार्जिन भी बेहतर कर लेते हैं। और तीसरी बात ये होती है कि जितनी प्राइस की एस्केलेशन आई होती है, वेरिएशन आई होती है पाकिस्तान में, जो प्राइस वेरिएशन आई होती है उसको भी हम कवर अप कर लेते अच्छा हैं। सर, यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है, वो समझते हैं कि शायद जो कमिटमेंट है वो ठीक नहीं की गई क्योंकि एक बुकिंग रेट पहले और होता है, फिर जब मटेरियल ज़ाहिर सी बात है कॉस्ट बढ़ गई है तो जो बिल्डर या डेवलपर है उसको मजबूरन रेट बढ़ाने पड़ते हैं। जी तो कुछ जो बायर होते हैं वो थोड़े से कहते हैं कि शायद कमिटमेंट ठीक नहीं है क्योंकि रेट पहले कुछ और थे अब कुछ और है। इसको ज़रा एलेबोरेट करें लोगों के लिए, क्योंकि लेमैन जो है ना हमारी वीडियो देख रहा होता नहीं, है, देखें तो उसको समझाएं कि रेट क्यों बढ़ाए जाते हैं। इसमें अगर तो हमने जिसकी बुकिंग 10 या 11,000 में की है जी उसका हम रेट बढ़ाएं तो वो तो एतराज़ कर, उसका जी तो हम बढ़ाते ही नहीं जी जी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो नई बुकिंग्स पे रेट बढ़ते हैं, मैं उसी की बात मतलब कर रहा हूँ कि पुरानी। एक बंदे को आप बताते हैं हाँ ना कि जी, मैं बताता हूँ कि जी मैंने यहाँ पे जो है ना 11,000 की बुकिंग से लिया था, लिया था, लेकिन अब आपके पास एक और बंदा आएगा वो कहेगा ये तो 11 की बुकिंग ली थी इन्होंने, ली थी। तो वो उस मटेरियल कॉस्ट को समझ नहीं पा रहा होता। हाँ, नहीं समझ पा रहा था। उसके लिए आपने मार्केट का पूरा पैटर्न अंडरस्टैंड करना है सही है। कि पिछले 1.5 से 2 साल में मार्केट में कितनी फ्लैक्चुएशन आई है। आप उसको हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स को देख लें, जी हाई राइज बिल्डिंग्स को देख लें, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को देख लें, तो वो ऑलमोस्टली कोई तकरीबन 25 से 30-40% तक वेरिएशन आ चुकी होती है। तो लोग बड़े बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि वो मटेरियल में फ्लैक्चुएशन इतनी है कि डेवलपर जो है वो मजबूर है कि उसने रेट्स बढ़ाने ही बढ़ाने हैं। तो अगर हमारी तो प्रॉफिटेबिलिटी लॉक होती है वो इनिशियल फिजिबिलिटी में, हमने तो उसी प्रॉफिटेबिलिटी पे रहना होता है। अगर मार्केट फ्लैक्चुएट ना करे तो हम रेट्स नहीं बढ़ाते। ठीक है ना। उसके अगर उस सूरत में तो एप्रिसिएशन आपको बुकिंग से लेके एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जब हम डिलीवर करते हैं तो 25-30-40% आपको एप्रिसिएशन मिलती है। लेकिन यहाँ तो अब पाकिस्तान में ये हो रहा है कि पिछले 2 साल से आपको 20-25% रेट पर ईयर बढ़ाना पड़ता है ड्यू टू फ्लैक्चुएशन एस्केलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो ये दो चीज़ें हैं बेसिकली ना। सही है। तो ये लोग अब बड़ा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि वो डिफरेंट प्रोजेक्ट को स्टडी करके आए होते हैं। सही है। उन्होंने और भी प्रोजेक्ट स्टडी किए, उनको पता होता है कि ये वाला प्रोजेक्ट इतने रुपीस पर स्क्वायर फुट का, क्योंकि जो कंज्यूमर है, क्लाइंट है, एंड यूज़र जो है वो अब बहुत समझदार हैं लोग, और वो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं बाकायदा कि जी किस प्रोजेक्ट का, फिर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं। ये उनको पता होता है कि ये प्रोजेक्ट जो है इनकी जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है या इनके स्टैंडर्ड्स हैं फर्निशिंग के, फिनिशेस के, जो कॉन्सेप्ट है वो
इस प्राइस से रिलेट करता है कि नहीं जी। करता। तो वो जब इन चीज़ों को कंपैरिजन कर लेते हैं तो वो खुद ही मुतमईन हो जाते हैं ठीक इस है। चीज़ से। जी अच्छा सर, कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे अभी क्योंकि लोग हमारे यहाँ पे देखते हैं कि जो मिडल एक तबका है हमारा, वो एक प्रेफर करता है कि मैं एक 30-35-40 लाख का एक प्लॉट ले लूँ और उसके ऊपर जो है घर बना के, और वो करोड़ तक में उसको वो पड़ जाता है। तो लोग, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा लोग हेजिटेट करते हैं हाई राइज बिल्डिंग की तरफ जाते हुए? क्योंकि एक तो उसके कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है, जी और फिर वो यूज टू नहीं है या हाई राइज बिल्डिंग में रहने के, जी। तो उसको आप कैसे समझाएंगे लोगों को? देखिए उसमें हमें इसलिए समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाई राइज का या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का, लिविंग का, रेजिडेंशियल या कमर्शियल कॉन्सेप्ट बनता ही तब है, इंट्रोड्यूस ही तब होता है जब आपके पास हॉरिजेंटल की गुंजाइश ख़त्म हो जाती सही है। है। यानी मरी की बात कर लें या इस्लामाबाद की बात करें, लाहौर की, कराची की, कितने और प्लॉट्स निकल आएंगे, कितने और घर मतलब बन ऐसे जाएंगे। नहीं फैल सकता, वैसे ऐसे नहीं जाएगा। फैल सकता, वो अब वर्टिकली ठीक हो उसको गया। जाना है ऊपर। ठीक है। तो वर्टिकल जब जाना है तो लोग मजबूर होते हैं कि वो फिर अपार्टमेंट्स में, रेजिडेंशियल, वो खुद ही एक पैराडाइम शिफ्ट होता है वो लोगों की सोच में आहिस्ता आहिस्ता आता है। मतलब ये एक दिन की या एक हफ्ते महीने की बात नहीं होती। और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे जहाँ आपने सेकंड होम के तौर पे आना होता है, वहाँ आपको एक मेंटेन फैसिलिटी चाहिए होती सही है। है। मरी में, गलियात में बहुत सारे लोगों के घर हैं, वो घर बेच के हमारे पास एक्सचेंज के लिए आते हैं कि आप हमारा घर ले लें या आप सेल कर दें और हमें अपार्टमेंट दे दें। उसकी डिफरेंट रीजन है। एक तो घर यहाँ पे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। सही है। वेदर इफेक्ट्स ऐसे हैं, फिर वाटर सप्लाई के सिस्टम्स हैं, गैस के सिस्टम्स हैं, इनकी मेंटेनेंस है पूरी। हमने तो पूरी कंपनी बनाई हुई है मेंटेनेंस की, जिसकी जो पहले हमारे प्रोजेक्ट को मेंटेन करती है। लिफ्टों की मेंटेनेंस है, तो वो अनटिल एंड अनलेस, और आना आपने होता है 4 माह 5 माह, उसके बाद तो वीकेंड्स पे लोग आते हैं या स्नोफॉल में आते हैं। तो वो आपका जो ऑक्यूपेशनल पीरियड है उसका अपनी रेजिडेंस को या अपार्टमेंट को करने का, वो बमुश्किल साल में 100 डेज बनता होगा मैक्सिमम, जो मैक्सिमम ऑक्यूपाई करता है अपने। तो उसके लिए सारा साल आप वो सिस्टम्स मेंटेन करें, वो बहुत महंगी कॉस्ट पड़ती है। सही है। और फिर उस तरह के आपको वर्कर्स नहीं मिलते यहाँ पे मार्केट में। वो जो वर्कर्स मिलते हैं यहाँ रखते हैं लोग, वो मिसयूज करते हैं चीज़ को, मिस हैंडल होता है। सही है। तो वो घर पता चलता है मेंटेन ना होने की वजह से वो वियर टियर उसकी होगी और वो ख़राब हो। तो वो ऑटोमेटिकली लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है मरी को में भी, पिंडी, इस्लामाबाद में। तो यहाँ इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है लोगों को समझाना। सही है। लेकिन छोटे शहरों में आप सही कह रहे हैं कि छोटे शहरों में जहाँ भी हॉरिजेंटल स्पेस बाकी है, वहाँ आप लोगों को वर्टिकल पे मजबूर नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में भी ना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ गए हैं इस तरह के। ठीक बात, वहाँ आप वर्टिकल में लोगों को मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन ये बड़े अच्छा सर, इसकी एक और वजह ये नहीं हो सकती कि जैसे अब हम देखते हैं कि जो 2005 में एक ज़लज़ला आया था, उसमें एक बड़ा ही नाखुशगवार वाक़या आया था F10 में, और मार्गरेट टावर गिर गया था। तो लोग कहीं ना कहीं शायद इस चीज़ से भी हेजिटेट करते हैं कि उसको बाद में ना ऑन कोई नहीं करता जी, क्योंकि अभी वो रिसेंटली उस पर कहीं आके कहते हैं कि काम वगैरह स्टार्ट हुआ या कुछ है। एक तो ये चीज़, और दूसरा ये है कि जो अर्थक्वेक है उसके रेजिस्टेंस के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखा गया है और हाई राइज बिल्डिंग में रखा जाता है? वो जो ज़लज़ला जिसकी आप स्पेसिफिकली 2005 वाला जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान में बहुत सारी स्टडी होगी इस चीज़ के ऊपर। सही है। बिल्डिंग कोड्स चेंज हो गए, जोन्स में डिवाइड कर दिया गया पाकिस्तान को। हर जोन के अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के पूरे कोड बना दिए गए, SOPs के डिज़ाइन इस तरीके से होगा, और उस पर बड़े हाई लेवल पे उस पर काम हुआ। और पाकिस्तान के ऑल ओवर द पाकिस्तान बड़े और दुनिया के बड़े एक्सपर्ट इंजीनियर्स उसके ऊपर बैठे, जो मटेरियल इंजीनियर्स भी हैं और जो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स भी हैं। उन्होंने बैठ के पूरा एक यूनिफॉर्म सिस्टम डेवलप किया। अब पाकिस्तान में जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो उस कोड के अंडर हो रही है। ठीक है। तो जोन में डिवाइड कर दिया कि तो मरी वगैरह इस्लामाबाद जिस जोन में आते हैं तो आपको डिज़ाइन में वही उसी जोन के मुताबिक जो प्रोविजंस है ना वो रखनी होती है, अर्थक्वेक प्रोविजन रखनी होती है। शायद NOC BC बेस पे मिलता है। जी, इसी बेस पे मिलता है, और NOC BC बेस पे मिलता है। तो वो जो आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो भी इंश्योर करते हैं उसको, ठीक है, कि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, आपकी पूरी बिल्डिंग जो है उसका डिज़ाइन इस किस्म का हो कि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो, और वो मैक्सिमम जो अर्थक्वेक एक्सपेक्ट किया जा सकता है उसको वो बेयर कर सकती हो। सही है। और लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है, कुदरती आफत है, तो कुदरती आफात के ऊपर इंसान का कंट्रोल लिमिटेड होता है। जी बिल्कुल। मतलब जैसे ये अभी आपने रिसेंटली सैलाब वगैरह में देखा, जी बिल्कुल। जितनी मर्जी प्रोटेक्शन आप कर लें उसके अंदर कोई ना कोई मार्जिन जो है ना वो ऑफ एरर, बस रेशो को थोड़ा कम किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है जितना भी ह्यूमनली वर्किंग से पॉसिबल हो सकता है।
तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त पाकिस्तान में ऑल ओवर द पाकिस्तान ये जो हाई राइज और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में काम जो है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बन रही हैं और उनमें रहना कोई आपके जो डिज़ाइनर हैं गालबन अब्दुल हादी साहब हैं, अब्दुल हई साहब अब्दुल हई साहब हैं, उनका भी हमने इंटरव्यू जो है वो अपने चैनल पे लगाया था अपने यूज़र्स के लिए। और फिर उस इंटरव्यू में उन्होंने भी बताया था, हम भी बताते चलें कि उन्होंने सेंटोरस भी डिज़ाइन किया, गीगा मॉल की एक्सटेंशन भी उन्होंने, मतलब उन्होंने काफ़ी इस्लामाबाद में बहुत सारे बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उन्होंने डिज़ाइन किए। 350-400 उनके इस्लामाबाद पिंडी में हाई राइज। बिल्कुल, तो ये बस हम बताते चलें कि ये जो फेज़ 2 है हेवन हाइट्स का, ये भी अब्दुल हई साहब ने ही डिज़ाइन किया है और काशिफ साहब फेज़ 1 भी उन्होंने डिज़ाइन किया था। तो जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा अब सोल्ड आउट हो चुका है और लोग वहाँ पे आते हैं, अपनी छुट्टियाँ गुजारते हैं और चले जाते हैं, और वो फर्निश्ड अपार्टमेंट है। 2017 से ऑपरेटिव है। जी, 17 से। तो सर मज़ीद और कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड यही है कि कोशिश हमारी यही है कि जितनी तेज़ तरीन कंस्ट्रक्शन हो सके और जितना जल्द से जल्द लोगों को डिलीवर हो सके, क्योंकि यहाँ जो इतने भी लोग बुकिंग करवाते हैं ना वो बहुत जल्दी में होते हैं कि बड़ी जल्दी हम आके विजिट करें और रहें और अपने अपार्टमेंट को एंजॉय करें। जी बिल्कुल। तो बस यही है। तो बाकी सर मकान शॉप के बारे में क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मकान शॉप एक बहुत अच्छा कंपनी और बड़ा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और बड़े प्रोफेशनल लोग हैं और बड़े प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। और हमारे साथ तो आपका मीडिया टीम के साथ इंटरेक्शन रहता ही है, हम आपके डिफरेंट इंटरव्यूज़ करते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र हो। तो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बाकी फेज़ 2 की हम आपको और फुटेजेस भी दिखाएंगे, यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो भी हम आपको दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे जो ड्रोन शॉट्स हैं वो भी इसमें अटैच करें ताकि आप इसकी डेवलपमेंट को सही तरह से एनालाइज़ कर सकें। और इसी के साथ आपको ये बताते चलें कि हम कोई एजेंट नहीं हैं, हम टोटली ए पॉइंट से लेके और बी तक आप लोगों तक जो है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। बाकी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।